फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के तैयारी में दूसरी वीडियो लेके आए हैं और ये है आपको रिसर्च पर। रिसर्च के जो 5 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो क्वेश्चंस किस बेस पे होते हैं उस पर पूरा नोट्स आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा, लिखाऊँगा। आपको इसको नोट डाउन करना है और समझना है। चीज़ों को समझाते भी चलूँगा, उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि थ्योरेटिकल रूप से आप इन सब चीज़ों को पहले समझ सकें, इसलिए आपके पास एक नोट्स तैयार हो सके। और ये वीडियो आखिर तक आपको देखना है और आपको जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ उसको नोट्स आपको बनाना है और उन चीज़ों को समझना भी है। ज़्यादा यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव रूप में चीज़ों को नहीं समझना है नेट की दृष्टि से, ठीक है, जीवन की दृष्टि से तो समझना है। ऑब्जेक्टिव रूप में आपको याद करना या सिंपली कह सकते हैं रटना बहुत ज़रूरी है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम कि आपको रिसर्च के मीनिंग है ना, जैसे मान लीजिए ये रिसर्च है, इसका मीनिंग क्या है आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स पर सवाल आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस पर सवाल आपको आएंगे, ओके। तो रिसर्च का सिंपल सा मतलब क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप? रिसर्च है ये, इसको आप कह सकते हैं क्या रिसर्च मतलब डिस्कवरी, किसी चीज़ को डिस्कवर करना, ये हो सकता है पहला। दूसरा आप इन्वेंशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चौथा इनोवेशन भी हो सकता है। हिंदी में बातें बोल रहा हूँ, टर्म इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, कोशिश करें जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इन सबको लिख के हिंदी में लिखें और इंग्लिश में ही याद रखें, ठीक है ना। अब हम प्रोसेस की बात करेंगे कि रिसर्च में प्रोसेस क्या होगा, एक बेसिक सा प्रोसेस क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो कोई चीज़ को रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व ही करेगा ना, और उसको कई बार देखेगा। जैसे मान लीजिए पेड़ से आम गिरा, अमरूद गिरा, सेब गिरा, तो वो कई बार देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तब जाके आज थ्योरी के रूप में हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सब चीज़, ठीक। कई फिनोमिना होंगी, है ना, उसी के बेस पे उस चीज़ को वो समझेगा, फिर डेटा कलेक्ट करेगा, इसको हम कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका एनालिसिस करेगा, जो डेटा लाया उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ फाइंडिंग निकल के आएगी सामने, कंक्लूजन आएगा। और फिर एट लास्ट इसके बाद अगर यहाँ पर ऐसे लिखें तो कंक्लूजन होगा, ठीक है। ये होता है रिसर्च का बेसिक प्रोसेस, हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस क्या कहता है, वो कहता है जो रिसर्च है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, ठीक है। सिंपल सी बात कहता है, और ये जो कह रहा है उसका नाम है वी रेडमैन, कई बार पूछा जाता है ये, ठीक है, एंड AVH मोरी, ठीक है। क्या कहता है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, मतलब एक रिसर्च अनुसंधान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जहाँ पर नए ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, इसका खोज की जाती है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। ज़्यादा इसमें हम नहीं जा रहे हैं, अब हम डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्टिव मोड में आ गए हैं जिस पे सवाल आपको आते हैं, अक्सर आते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, आपको सबसे पहला मैं बता दूं कि कई प्रकार से आप टाइप्स को देख सकते हैं, जिसमें से हम क्या क्या देखेंगे, बाय टाइप, टाइप के आधार पर जो होते हैं वो देखेंगे। दूसरा हम ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखेंगे कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा हम फॉर्म के आधार पर देखेंगे। चौथा हम रीजनिंग के आधार पर देखेंगे, ठीक है। और पांचवा भी हमारे पास है जो कि एप्लीकेशन के आधार पे होता है, ठीक है। ये सब हम यहाँ बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला हम चलिए देखें कि टाइप के आधार पर
क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक तो होगा प्राइमरी रिसर्च, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। और जो दूसरा है वो होगा, क्या होगा, सेकेंडरी रिसर्च। ये जब नोट्स के वाले वीडियो पूरे कंसेप्चुअल वीडियो आपको पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइव आके क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, वहाँ आपसे मैं सवाल करूँगा। तो प्राइमरी रिसर्च को क्या बोलते हैं, और अगर आपसे को पूछ ले तो उसको बोला जाता है फील्ड रिसर्च, और सेकेंडरी रिसर्च को बोला जाता है डेस्क रिसर्च। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोगों की बेसिक्स क्लियर है, नहीं तो मैं थोड़ा बता दूँ। प्राइमरी रिसर्च फील्ड रिसर्च इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, चीज़ों को जानकारी के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता है, जो भी रिसर्च एरिया है वहाँ जाना पड़ता है। सेकेंडरी रिसर्च डेस्क रिसर्च इसलिए होता है क्योंकि ये रिपोर्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स, लिटरेचर, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, ऑडियो वीडियो, उसके बेस पे हम किसी भी जगह पर बैठकर वहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बेस पे कंक्लूजन लाते हैं या रिसर्च करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब जो अगला है वो है बाय ऑब्जेक्टिव, है ना, अगला यही है। अब इसमें क्या होंगे, इसमें 3 तरह के होंगे। पहला होगा क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा होगा, आप समझ गए होंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और तीसरा होगा मिक्स्ड मेथड, जो कि यही दोनों कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है ना। क्वालिटेटिव मतलब जहाँ गुण की बात की, गुणात्मक रिसर्च हिंदी में बता रहा हूँ, और क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक, मात्रात्मक। मिक्स मैटर मतलब सभी, ये दोनों इस तरह के रिसर्च भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी की खुशी को और किसी के गुण के बारे में रिसर्च करना है तो क्वालिटेटिव होगा। आंकड़े निकालना है कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, ये कितना है, तो क्वालिटेटिव होगा। अब मान लीजिए हमको आंकड़े भी दिखाने हैं और वहाँ समाज की स्थिति भी दिखानी है, तो मिक्स्ड मेथड होगा। ठीक है। अब जो अगला है वो है फॉर्म के आधार पर, फॉर्म के आधार पे अगला है। तो ये क्या हो सकता है, कितने प्रकार का होगा, तो यहाँ पे आप 2 तरीके का देख सकते हैं। एक जो है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और दूसरा जो है वो है एम्पिरिकल रिसर्च, रिकल रिसर्च। ठीक है। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में है, क्या होता है, जहाँ पर प्रॉब्लम हमको नहीं पता होती है कि क्या है एग्जैक्टली, प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, कैसा रिसर्च होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं होता है। प्रॉब्लम जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। और इसमें पूछा जाएगा कि हाइपोथेसिस होगा या नहीं होगा, तो नो हाइपोथेसिस। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। और एम्पिरिकल रिसर्च में क्या होता है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर होता है, ये अनुभव पर होता है, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च। अब जो अगला है वो है रीजनिंग के आधार पर। ये आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आपको हर वीडियो में जितने भी नोट्स तैयार करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छी कोशिश, मतलब मैं करने की कोशिश में हूँ। ये अब अच्छी है या नहीं है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। ओके। और रीजनिंग के बेस पे मैं यहाँ लिख रहा था, राइटिंग गंदी है ही और गंदी थी इसलिए मिटा दिया। इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक होगा डिड्यूसिंग या डिड्यूसिंग, हाँ डिड्यूडिंग, कुछ शायद गलत कह रहा हूँ क्या, डिड्यूडिंग या डिड्यूसिंग ऐसा कुछ शब्द में कन्फ्यूजन है, लेकिन ये होता है आगमनात्मक और निगमनात्मक रिसर्च, ऐसा होता है। ठीक है। और एक होता है इंडक्टिंग। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन स्पेलिंग में कन्फ्यूजन आ रही है। अब जो डिडक्टिंग रिसर्च है, इसमें क्या होता है, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक बातें की जाती है। ठीक है। जैसे इसकी बात करूँ मैं आपको, तो जैसे पहले कोई एक जनरल बात कह देगा कि
पृथ्वी पर हवा है, पानी है, इसलिए मनुष्य रहते हैं। और राम जो है पृथ्वी पर रहता है। ठीक है, तो ये एक जनरल बात कही गई कि पृथ्वी पर लोग रहते हैं, उसके बाद कहा गया कि राम रहता है। अब इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल बात होती है, समझ रहे हैं। जैसे पहले कोई स्पेसिफिक बात कहेगा कि राम मनुष्य है और वो भारत में रहता है, और उसके बाद स्पेसिफिक बात कहेगा भारत एक देश है जो कि पृथ्वी पर है, इसलिए वो रहता है। ओके, इस तरह का रिसर्च यहाँ पे होता है। आपको ये सब पूछा नहीं जाएगा, बस टाइप्स में पूछे जाते हैं कि कई बार पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है। अब जो अगला है वो एक है प्योर रिसर्च टाइप में, प्योर रिसर्च। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसमें आता है क्या, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जो होता है ना, उसको कहा जाता है प्योर रिसर्च, या थ्योरेटिकल रिसर्च भी इसको कई बार कहा जाता है। ये होते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च। कई बार पूछ ले आपसे कि थ्योरेटिकल रिसर्च को क्या कहते हैं, तो प्योर रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा बेसिक फंडामेंटल रिसर्च भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगला है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखें। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च जो होता है ये एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, इसलिए इसको आप प्रैक्टिकल रिसर्च भी कह सकते हैं। इसको एक्शन रिसर्च भी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड होता है। ठीक है, तो इतने टाइप्स मैंने आपको बताए अलग अलग एंगल से, पूरे टाइप्स। उम्मीद है कि सारा ऑलमोस्ट कर दिया। कुछ छूटा हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, वो मैं अगले बार से ऐड करूँगा अपने में भी, मेरी भी नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, विशेषताएं जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, है ना। कुछ तो होता होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस पर सवाल आते हैं। एक होता है एम्पिरिकल, ठीक है, एम्पिरिकल। दूसरा है लॉजिकल। तीसरा है साइक्लिकल। चौथा है एनालिटिकल। पांचवा है क्रिटिकल। छठा है मेथडोलॉजिकल, या फिर मेथडोलॉजिकल कह सकते हैं, मेथडोलॉजिकल। मेथडोलॉजिकल। और एक सातवां एक और है, वो है रिप्लिकेबिलिटी। ठीक है, ये 7 हैं, एम्पिरिकल, साइक्लिकल, क्रिटिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, मेथडोलॉजिकल और रिप्लिकेबिलिटी। हिंदी में हिंदी वाले लोग आपसे दरख्वास्त है कि इसको एक बार गूगल करके आप लिख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अब बेसिकली समझिए कि रिसर्च क्या है। इतना बताने के बाद अब आपसे थोड़ा सा और कि रिसर्च क्या है। तो एक ये इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात एक क्वेस्ट है टुवर्ड्स क्या, ट्रुथ, सच को जानने के लिए एक ये कोशिश है। और एक और मज़ेदार बात, ये एक जर्नी है, काहे कि भाई नो टू अननोन। हमें जो पता है हम उसमें कुछ नया ढूंढने के लिए निकलते हैं। क्या हमें भी नहीं मालूम है, जिसे हम जानते हैं
उस चीज़ को लेकर हम नई चीज़ जानने के लिए खोजते हैं। ठीक है, ये है रिसर्च। ठीक है, अब इसमें जिस पर सवाल आता है, जो आपके सिलेबस में एक शब्द होगा, क्या शब्द है? पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये शब्द आपके पास। अब इसको समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे रिसर्च पैराडाइम को। रिसर्च पैराडाइम। तो ये क्या होता है? ये सेट ऑफ कॉमन बिलीफ होता है। ठीक है, कॉमन बिलीफ होता है और एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। यहाँ से ना एग्रीमेंट होता है, किसके बीच क्या होता है? एग्रीमेंट्स होता है बिटवीन शेयर्ड साइंटिस्ट। एग्रीमेंट्स होता है, शेयर्ड होता है ये। एक मिनट, आप वैसे राइटिंग गंदी है। और ये एक सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट्स। ठीक है, और ये कहा था किसने? KUHN ने 1962 में कहा था। पैराडाइम क्या है? सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एग्रीमेंट है, जो कि साइंटिस्ट के साथ ये शेयर्ड होता है। मतलब हम जो रिसर्च पैराडाइम की बात करते हैं, उसमें एक कॉमन बिलीफ होता है, कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको हम लोग मानते हैं, पालन करते हैं, वो शेयर्ड होता है पूरे साइंटिस्ट के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुबा कहता है कि रिसर्च पैराडाइम्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड थ्रू देयर ऑन्टोलॉजी। है ना, कौन कहता है? ये कहता है गुबा, GUBA। गुबा ने कहा 1990 में। क्या कहा? रिसर्च पैराडाइम्स को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं भाई? पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी का मतलब कि हम जब रियलिटी क्या है इसकी बात करते हैं, व्हाट इज रियलिटी की बात करते हैं, वही होता है ऑन्टोलॉजी। इन ग्रीक मीन्स, इसका मतलब जो ग्रीक में होता है वो होता है स्टडी, पहला। दूसरा थ्योरी, तीसरा साइंस ऑफ बीइंग। ठीक है, और डेट इज ऑफ डेट विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है। इतना समझिए आप। और ये एक फंडामेंटल ब्रांच है फिलॉसफी का। क्या है? ऑन्टोलॉजी जो है फंडामेंटल ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच भी है। सवाल ये भी पूछा जाता है, ये एक ओल्डेस्ट ब्रांच भी है। ऑन्टोलॉजी है जो कि डिवाइड करता है सभी चीज़ों को दो चीज़ों में, दो ग्रुप में, टू ग्रुप में डिवाइड करता है। ऑन्टोलॉजी टू ग्रुप में डिवाइड करता है। पहला जो है वो है कॉन्क्रीट इंटाइटीज, जैसे कि एग्जाम्पल में ट्री हो गया, है ना, शूज़ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ट्री, शूज़, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और दूसरा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट इंटाइटीज। इसमें जैसे कि गॉड, आइडिया, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसी में एक होता है पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव में एक और एपिस्टेमोलॉजी, है ना। ये जो मैंने अभी आपको बताया पैराडाइम, उसी में एक और पैराडाइम है एपिस्टेमोलॉजी। ये सब पर सवाल आते हैं दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ डू यू नो समथिंग, आप कैसे जानते हैं कुछ भी। आप अगर कुछ जान रहे हैं तो वो कैसे जान रहे हैं? आप बाय बर्थ तो नहीं जान रहे हैं, आपको कोई बताया है, कहीं से जानकारी हुई, तो वो कैसे जान रहे हैं? इस चीज़ का अध्ययन
हाउ डू यू नो समथिंग, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नॉलेज की जब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ नॉलेज की जब बात करते हैं तो वो होता है एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज होते हैं, है ना, हम लोग उसको भी देखते हैं। अब जब नॉलेज की स्टडी करेंगे तो कैसी स्टडी है, कैसी नॉलेज, तो 2 टाइप्स है नॉलेज का, ऑफ नॉलेज, ठीक है। पहला है दोना कहते हैं, दोना कहते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं आप, DONA, दोना। ये होता है बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, सब्जेक्टिव नॉलेज की जब हम बात करते हैं, या फिर सब्जेक्टिव या एंड ओपिनियन बेस्ड, ठीक है। दूसरा जो होता है एपिस्टीम, ये होता है रिग्रेस नॉलेज होता है, ठीक है, ये रिग्रेस नॉलेज होता है। और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी आप इसको कह सकते हैं, साधारण शब्दों में, रिग्रेस नहीं समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इस तरह से, एंड स्टडी, ओके। अब जो अगला है वो है कि मेथडोलॉजी क्या है। तीसरा जो कह सकते हैं पैराडाइम, वो होता है मेथडोलॉजी बेस्ड रिसर्च या पैराडाइम, मेथडोलॉजी बेस्ड। इसमें होता है कि हाउ डू यू गो, या हाउ डू यू नो अबाउट फाइंडिंग इट आउट, ठीक है। कैसे आप कोई चीज़ निकालोगे, तो कोई मेथड ही होगा। हाउ डू यू गो कह दीजिए, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग इट आउट, ओके। तो स्पेसिफिक प्रोसेस जब आप अपनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस या टेक्निक, तो वो मेथडोलॉजी बेस्ड पैराडाइम होता है। टेक्निक अपनाते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है टेक्निक बेस्ड या मेथडोलॉजी बेस्ड पैराडाइम, ओके। जैसे अब मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को निकालने के लिए, या H2O या इस तरह कुछ बनाने के लिए एक आप मेथड अपनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस हर बार अपनाते हैं, कुछ भी चेंज करेंगे तो जो कंक्लूजन है वो अलग आएगा, ओके, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होता है। चलिए पॉजिटिविस्ट अप्रोच को हम देखते हैं। पॉजिटिविस्ट क्या होता है, तो जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं, नेचुरल साइंस, ठीक है, पहला। दूसरा, जब हम सिंगल रियलिटी की बात करते हैं, एक ही चीज़ सच है कह के बाकी दूसरा कुछ नहीं है उसमें, और जिसको हम नाप सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड एंड नॉन, क्वांटिटिव मेथड टू मेजर ऑब्जेक्टिव रियलिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी, वो होता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच। क्या होता है भाई, क्या बोला मैंने कि विच कैन बी मेजर्ड होना चाहिए पहला, ठीक है। क्वांटिटिव अप्रोच में होना चाहिए, मात्रात्मक चीज़ों की वो होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव ना, क्वालिटेटिव की बात नहीं करता है पॉजिटिव अप्रोच में, ठीक है। ये होता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच। अब आपके मन में आ रहा होगा पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है सर, तो आइए देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, तो कंटेम्प्रेरी पैराडाइम है ये एक तरह से, ठीक है। क्या है, कंटेम्प्रेरी। हो सकता है आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर पूरा इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपके दिमाग में ये जान मुझे कर रहा हूँ, वीडियो को मैं 10 घंटे का भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है। आपका यहाँ पर ध्येय ये है कि आपका नेट और JRF हो जाए, तो मेरा भी ध्येय यही है कि सिर्फ आपका नेट JRF हो जाए। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपका अभी क्लियर नहीं है, तो आप ये जब शब्दों के आसपास आ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट
में आप बात कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपसे डायरेक्टली बात कर सकें और आपको क्लैरिटी दे सकें हर चीज़ों पर, ठीक है। बस यही एक उद्देश्य है हमारा। तो कंटेम्प्रेरी पैराडाइम होता है, ये होता है कि रियलिटी नेवर बी नोन, जो भी सच्चाई है वो कभी कोई जान नहीं सकता है ना। आत्मा कहाँ से आई कोई जान सकता है क्या? पहले मुर्गी या पहले अंडा को बता सकता है क्या? नहीं। अंडरस्टैंडिंग रियलिटी आर लिमिटेड, जो सच्चाई है उसको जान पाना बहुत ही सीमित है, सभी चीज़ हम लोग नहीं जान पा सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लिखा हूँ, बाकी ऐसे बोल ही दिया हूँ। अंडरस्टैंडिंग रियलिटी जो है आर लिमिटेड, ओके। अब अगर हम इसको कह सकते हैं कि अंतर में देखें, डिफरेंस करके निकाल कर देखें, या फिर एक चार्ट बना कर देखें, तो उसमें हमको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। तो हम लोग इसको चार्ट टाइप में बना के करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास चार्ट टाइप का कुछ है क्या? देखते हैं ज़रा हम। खैर छोड़िए, हम यहाँ से कर सकते हैं ना। ओके, चलिए आइए। तो हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। 3 तरह से बांटते हैं, 1 2 3। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो हमारे पास है, हम ये लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग इसी का देखेंगे। अब ये जो चारों पैराडाइम देखा था हमने, उसको पॉजिटिविस्ट अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में क्या होता है उसको समझेंगे, क्योंकि सवाल इस पे आपको आएंगे। और ये है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। चलिए, परफेक्ट। तो सबसे पहला हम लिख रहे हैं कि डेटा टाइप में जो हमने देखा था, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव में, है ना। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच कैसा है पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? ये एक क्वांटिटेटिव पैराडाइम है, ये अप्रोच है, ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है क्वालिटेटिव है ना। अब ये पूछा जाए पर्सपेक्टिव में कि कैसा पर्सपेक्ट का ये है, किस तरह का इसमें शोध होता है या ये होता है, तो क्या बोलेंगे? पर्सपेक्टिव। तब क्या बोलेंगे आप? तब बोलेंगे सर पॉजिटिविस्ट जो है वो तो ऑब्जेक्टिव बेस में है, और ये जो है सब्जेक्टिव बेस्ड में है। ये क्या है? सब्जेक्टिव, ओके। अब फोकस की बात करेंगे तो किस तरह का फोकस है इसका भाई साहब? तो जो पॉजिटिविस्ट है वो तो साइंटिफिक अप्रोच में है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, है ना। और ये जो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है, ये कह रहा है कि हम लोग हर चीज़ नहीं जान सकते हैं, ये अध्यात्म टाइप की चीज़ें, तो ये मानवतावादी तरह की चीज़ें, ह्यूमनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब मेथडोलॉजी में अगर हम आ जाएं, मेथडोलॉजी, तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है। क्या है? एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ठीक है। और ये जो है इंटरप्रेटिविस्ट है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट इंटरप्रेटिविस्ट। और अब सवाल आता है कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच का यूज कब होता है? जब हमको थ्योरी डेवलप करनी होती है। क्या? थ्योरी डेवलप करनी होती है। यूज्ड टू डेवलप थ्योरी। और इसका पोस्ट पॉजिटिविज्म का होता है यूज टू टेस्ट थ्योरी। जिस थ्योरी को यहाँ डेवलप किया जाता है उसका व्यवहार में कितना प्रैक्टिकलिटी है उसको टेस्ट किया जाता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट में। देखिए, ये अच्छा बना दिया ना मैंने आप लोगों के लिए, शानदार सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक को इसमें देखते हैं, और अगला जो है वो है स्टेप्स क्या होगा साइंटिफिक थिंकिंग या रिसर्च का, तो उसको हम लोग देखते हैं। स्टेप्स,
को हम लोग देखते हैं। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, है ना। ठीक है, क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है क्या? प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या होगा? ये जो ऊपर लिखा मैंने, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में ये सब्जेक्ट है या एक चैप्टर कह सकते हैं एक। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा अब आया रिसर्च, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिसर्च का बेस था, वो भी जानना ज़रूरी है। उस पर सवाल है, वो आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए पहला जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो पहला क्या होगा? फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या होगा? सबसे पहले आपको फॉर्मुलेट करना है, रिसर्च प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्रीपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। एक मिनट, DESIGN डिज़ाइन, है ना। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो हम इंडिविजुअल भी बनाएंगे। ठीक है, आपके तक पहुंचने की देर है, ये कितना जल्दी ये सभी वीडियो पे लाख लाख व्यू आते हैं और आप लोग का प्यार मिल पाएगा और आप लोगों को कितना हेल्प हो रहा है, वो होने के बाद हम लोग करेंगे पर्टिकुलर पे भी। ठीक है, क्योंकि अब इस चैनल हमारा नया है तो रीच बहुत कम है, जिस कारण से मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये आप लोगों के सपोर्ट पे ही डिपेंड होगा। ठीक है, अभी तो बस अपनी समझ और जो जानकारी है उसके बेस पे मैं करता जा रहा हूँ। जल्द से जल्द आप लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुँचे, ये दुआ करता हूँ, है ना। तो इतने में मैंने लिख दिया क्या? एक तो मैंने लिख दिया कि आपको डेवलप करना है, आप डेटा कलेक्शन कैसे करना चाहते हैं। शेड्यूल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, FGD से करेंगे या कैसे करेंगे वो आप पे। सैंपल आपको सेलेक्ट करना है, सैंपल कहाँ का लेना है, पूरे भारत में करना चाह रहे हैं तो कहाँ करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। राइटिंग एंड रिसर्च प्रपोजल, अब राइटिंग आपको करना है और रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है। फिर आपको डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, जो अपने ऊपर आपने बनाया और जो आपने सब चीज़ वो जांचा, उसके बेस पे डेटा कलेक्शन करने जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद 7वें नंबर पे आप करेंगे क्या? प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अब जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको प्रोसेस करेंगे और एनालाइज करेंगे, आउटपुट क्या आ रहा नहीं आ रहा उसके लिए। फिर आप उसको लिखेंगे, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। ठीक, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। ये हो गया पूरा आपका, क्या हो गया? प्रोसेस हो गया ये पूरा 8। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो अब हमने जितना ये देखा उसको हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। ये 8 स्टेप होते क्या हैं, कैसे। ठीक है, कुछ चीज़ों को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, कैसे जानेंगे क्या किस पे करना है, क्या है और क्या करना है। तो जो मैंने ये बताया, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या करना है? पहला तो लिटरेचर रिव्यू करना है, जो भी अवेलेबल लिटरेचर है उसको पढ़ना है, चाहे वो किताब हो, जो भी हो, बुक्स हो, वीडियोस हो। दूसरा है, इसी के बेस पे आपको
डेवलप करना है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य का निर्माण करना है, आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का निर्माण करना है। अब आपका मन में रहेगा ऑब्जेक्टिव क्या होना था सर, कैसा होना चाहिए सर, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए कैसा, आइए हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट, बहुत अच्छा चीज़ है ये, अपने लाइफ में इसको लगाइएगा। SMART, एस मतलब स्पेसिफिक, ओके, एम मतलब मेजरेबल, ओके, ए मतलब अचीवेबल, ओके, आर मतलब रिलेवेंट, ओके, और टी मतलब टाइम फ्रेम्ड। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ये सोच के कि कुछ आप ऑब्जेक्टिव सोच रहे हैं तो वो क्या स्पेसिफिक है, वो क्या उसको मेजर कर सकते हैं, क्या उसको अचीव किया जा सकता है, क्या वो एट प्रेजेंट टाइम रिलेबल है, और क्या वो टाइम फ्रेम्ड है। तो एक सारे लिमिटेड टाइम में जो कि रिसर्च का आपका टाइमिंग होगा उसमें वो आपको अचीव हो सकता है क्या, ऐसा होता है, ठीक है। हमने एक शब्द का यूज़ किया था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सिंपली समझिए एक तुक्का होता है, तुक्का समझते हैं, एक गेस होता है, क्या होता है, गेस, हम एक अनुमान लगाते हैं, हम मानते हैं, हमें कल्पना करते हैं, इसको और दूसरा शब्द कह सकते हैं एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड लोगों का मतलब एक ऐसा गेस जो जिसका बेस आपका अनुभव हो सकता है, आपका ज्ञान हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप इसको एजम्पशन कह सकते हैं, ठीक है, एजम्पशन, ये होता है हाइपोथेसिस, ओके। मेन फंक्शन क्या होता है हाइपोथेसिस का, कि ये एक तरह से इस चीज़ को समझने के लिए कि आप जब रिसर्च करने निकलते हैं तो आपने अपने ज्ञान, अनुभव और जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया उसके बेस पे आप मानते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, उसको लेकर आप काम करते हैं, और एट लास्ट में आपका हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। 40 मिनट की और हम लोग बढ़ गए हैं दोस्तों, अभी बहुत कंटेंट बाकी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं जल्द से अच्छे तरीके से। एक होता है नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। अब ये दो हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया। नल हाइपोथेसिस होता है, उसमें क्या होता है, इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं करते हैं, नो डिफरेंस और नो चेंज। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको कहा जाता है कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को HO से, और अल्टरनेटिव को करते हैं HA से। मैंने ये कहा कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि भारत में लड़कियां कम पढ़ती है, ठीक है। अब मैं सर्वे करना स्टार्ट किया, अब सर्वे करने लग गया तो निकल के ये आया नहीं, भारत में लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है। तो स्वतः ये जो मैंने सोचा है, जो मेरा है कि लड़कियां कम पढ़ती है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके विपरीत जो है भारत में लड़कियां पढ़ती हैं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन पे। तो हम लोग आ गए हैं प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, ओके, इसमें आ गए हम लोग। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक मास्टर प्लान होता है, ये किसी भी रिसर्च में उसको मास्टर प्लान कहिए आप, जहां आपको स्पेसिफाई करते हैं आप, यहाँ पे आप क्या मेथड होगा आपका रिसर्च का, मेथड्स, समझ रहे हैं। दूसरा क्या प्रोसीड्यूर होगा आपका, प्रोसीड्यूर क्या होगा आपका, ये है ना। और आप कैसे एनालाइज करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर
डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप इसी में आप यहाँ पे डेवलप करते हैं कि डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, है ना। तो जो डेटा कलेक्शन का आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, डेटा कलेक्शन का जो आपका वो होगा, क्या होगा, पहला हो सकता है प्राइमरी होगा, ये बताते हैं। सेकेंडरी होगा, ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपका जो डेटा कलेक्शन आप करेंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा या वो सब्जेक्टिव बेस पे होगा, ठीक है। हो सकता है तीसरा आप ये भी कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन में आपको भैया मेरा क्वालिटेटिव होगा, ओके, या क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है, इस तरह से। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 3 तरह का आपने बता दिया डेटा कलेक्शन में, तो देखिए ये सभी आ जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी में ही दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इससे पूछा जा सकता है कि आपका जो डेटा कलेक्शन आप कर रहे हो किस तरह का, प्राइमरी सेकेंडरी। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी डेटा सोर्स किसको कहेंगे और सेकेंडरी डेटा सोर्स किसको कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी डेटा सोर्स किसको कहेंगे, प्राइमरी डेटा किसको कहेंगे, जो आप ऑब्जर्व करते हैं खुद से, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्राइमरी हो गया। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, इंटरव्यूज है, क्वेश्चनायर जो है, क्वेश्चनायर, जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पर्सनल कह सकते हैं आप इसको, इंटरव्यू पर्सनल वाले जो खुद से आप ले रहे हैं, ये सब जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा, फिर प्राइमरी तो बता दिया आपने, तो सेकेंडरी जो है, आइए उस पर भी आते हैं। कुछ भी गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशन है जो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, बस आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, वो सेकेंडरी होता है। साधारण शब्द में वेबसाइट पर जो चीज़ें हैं, टीवी, रेडियो, कोई भी जर्नल आर्टिकल, ठीक है, ये सभी सेकेंडरी। इंटरनल रिकॉर्ड्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स, ठीक। अब मैंने बोला था 2 चीज़ें कि एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। अब इसमें आपको समझाएं कि वो क्या होता है। ये तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑफ डेटा होगा, वो कैसा होगा, वो होगा दोस्तों फैक्ट बेस्ड। क्या होगा, फैक्ट बेस्ड होगा, मेजरेबल होगा, मेजरेबल होगा, ऑब्जर्वेबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा, हो सकता है किसी एक सिंगल आदमी का व्यू हो, सिंगल में पर्सन व्यू हो, सिंगल पर्सन को एक उसका एक व्यू ऑब्जेक्टिव है। और जो सब्जेक्टिव होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गलत कह दिया मैंने थोड़ा सा। जो ये होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, किसी एक व्यक्ति का व्यू ये नहीं होगा, ये एक जनमत कह सकते हैं। जो सब्जेक्टिव होगा, ये एक आदमी का व्यू हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियन ये हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना। क्योंकि जब आप किसी से पूछेंगे कि आप के गांव में क्या हाल है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, तो जब सब्जेक्टिव बात आ गई तो इंडिविजुअल व्यू ओपिनियन है ना। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपने पूछा कि आप खाना खाएं, हाँ या ना, क्यों खाए नहीं खाए मतलब नहीं है, तो वहाँ पर आप जो यहाँ पर बात है वो इंडिपेंडेंट है, मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, फैक्ट बेस्ड है, समझ रहा है। और ये जो सब्जेक्टिव डेटा होगा वो डिपेंड होगा रिसर्चर पर, डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड ऑन रिसर्चर, ओके। अब आइए अगला में आते हैं हम, जो अगला मैंने आपको 2 बताया था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उस पे आते हैं। तो एक था क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि यहाँ पर नंबर वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, नंबर वैल्यूज़ होंगे,
आंकड़ों की बात होगी, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर आंकड़े होंगे, हिंदी में अगर लिखूँ मैं साधारण शब्दों में मेरे मन में आ रहा है आंकड़े होंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा कैसा होगा, क्वालिटेटिव जो डेटा होगा वो होगा विथआउट असाइनिंग नंबर्स, में कोई नंबर नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे, कोई मात्रा नहीं होगा यहाँ, ठीक है। वैल्यू की बात नहीं होगी, नो नंबर्स। ये इसमें क्या होगा फिर भैया, तो इसमें होगा ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि सैंपल साइज क्या होगा। सैंपल की बात है ना, सैंपल सिलेक्शन, सैंपल साइज। देखिए, जितना बड़ा सैंपल, जितना बड़ा एरिया देंगे, लार्जर द सैंपल द मोर इज द एक्यूरेसी। अगर ज़्यादा बड़ा सैंपल लेंगे तो रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो कहा जाता है लार्जर द सैंपल द मोर इज द एक्यूरेसी। ओके, अब वेरिएशन होता है पॉपुलेशन में, अगर ज़्यादा लेते हैं जो पॉपुलेशन होता है वेरिएशन होता है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, ये है, तो कैसे पता चलेगा जब बहुत लोगों पर हम अध्ययन करेंगे। तो जो आपका यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में वेरिएशन होता है, ग्रेटर द वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द यूनिवर्सलिटी और आउटकम। जो यूनिवर्स है उसको बड़ा मत लीजिए, ठीक है, यूनिवर्स हमेशा छोटा लीजिए और उसमें सैंपल बढ़ा लीजिए, बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके, अब सैम्पलिंग मेथड की हम बात करते हैं। सब्जेक्टिव में ना जाते हुए सैम्पलिंग मेथड पे हम आते हैं, क्योंकि सवाल आपको इस पे रहेंगे। मेथड्स 1 घंटा होने वाला है दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे हैं तो वो भी आप बताइए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और एक होता है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, उसमें अगले रिसर्च टॉपिक जो भी हैं इस सिलेबस के उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहले हम लोग देखते हैं, चलिए हम पहले एक टेबल ही बना लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। प्रोबेबिलिटी और नन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहला आप लिखिएगा, सिर्फ मैं भी समझाऊंगा आपको, लिख लीजिए। रैंडम सैम्पलिंग, सबके आगे सैम्पलिंग आप लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। क्लस्टर, सिस्टमेटिक, ओके। अब नन प्रोबेबिलिटी में आइए। कन्वीनियंस, जजमेंट सैम्पलिंग, इसको परपोजिव भी बोलते हैं, आप इसी में लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको परपोजिव भी बोलते हैं, परपोजिव। तीसरा है कोटा, आप लोगों ने सुना होगा, सवाल अगर आप लोग नेट का पेपर दिए होंगे या पढ़ा होगा मॉक टेस्ट आदि, तो उसमें आप देखे होंगे। अब है एक्सीडेंटल, 5वां है स्नोबॉल। ओके, क्या होता है ये सब भाई, आपने लिख तो दिया सर, ये होता क्या है आखिर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है बारी बारी से। तो जो पहला मैंने बताया रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, या सॉरी मैंने इसको भी डिफाइन नहीं किया था अभी ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब होता है कि इसको संभावित प्रतिदर्श भी कहते हैं, हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं हिंदी में बहुत सारे नाम हैं इसलिए नहीं लिखा मैंने हिंदी में। इसको असंभावित कहते हैं, असंभावित। अब इसका कई बार संभाव्य भी कहता है, असंभाव्य भी कहता है, प्रतिचयन भी कहते हैं, प्रतिदर्श भी कहते हैं, इसलिए
इंग्लिश के शब्द। तो संभावित मतलब जहाँ पर आप जो सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ सभी की संभावना हो आपको उसके सैंपल के रूप में आने की। जैसे एग्जांपल में अगर बताऊँ आपको कि ये एक सर्कल है और आंख बंद करा दिया, बड़ा सर्कल है, कहा कि आप वहाँ पे कहीं पे डालिए, तो आपका कहीं भी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसा आएगा। अब कह दिया आँख खोलिए और आप कहीं एक जगह मार्क कीजिए। तो अब आपको जब मैंने आँख खोल के मार्क करने के लिए कह दिया, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरे सर्कल में हर जगह आए। मेरा मन अगर इस कोने में कर रहा हो, इसी कोने में करूँगा, इस कोने में कर रहा हूँ, इस कोने में करूँगा, इस कोने में कर रहा हूँ, इस कोने में, इसमें यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ का जहाँ मेरा कर रहा हूँ वहाँ करेंगे। तो जब सभी की आने की संभावना नहीं हो तो वो होगा नन प्रोबेबिलिटी। क्या होगा? नन प्रोबेबिलिटी। और जब सब के आने की संभावना हो तो वो होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मैंने बताया अभी आप लोगों को। ये जो मैंने लिखा, दो प्रकार के सैम्पलिंग होते हैं। तो हम कई बार अब उदाहरण में बताऊँ आपको सैम्पलिंग में। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में गए, वहाँ पर आपको अध्ययन करना है कि कौन बच्चे यहाँ पर ज़्यादा स्कूल में आते हैं, या फिर बच्चे का है, फिर स्कोर कार्ड कैसा है, टीचर्स का रवैया कैसा है। तो जब आप ओपन छोड़ दिए कि सभी लोग बताओ, तो यहाँ संभावित हो गया, सबको आपने अनुमति दिया। अब आपने वहाँ पे ये कर दिया होता कि पहला रो छोड़कर और आखिरी जो छोड़कर बीच वाले लोग बताइए, तो असंभाव्य हो जाएगा। ठीक है, या आपने ये कह दिया कि जितने 18 के प्लस वाले बच्चे हैं वो नहीं बताएंगे, उससे नीचे वाले बताएंगे, तो भी असंभाव्य हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब उनके टाइप्स में क्या क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। जो पहला है वो था रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग है ना, इसमें है कि पॉपुलेशन इक्वल इंडिपेंडेंट है सबको आने की, है ना, सबको आएगा जैसे मैंने कहा है। ठीक है, ये एक बेसिक सैम्पलिंग का मेथड है, टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सभी के आने की संभावना हो। दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड, जो है, क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, यहीं से बता सकता हूँ ना। हाँ, दूसरा जो है ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन होता है जो कि हेट्रोजीनियस होता है, और उसमें हम डिवाइड करते हैं बहुत स्ट्रेटा। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल में आप गए, वहाँ पे आपको सबसे पूछना है। ठीक है, तो अब आपने वहाँ से क्लास बाय क्लास बांट दिया, और हर क्लास से 10-10 बच्चे आपने ले लिए, और उन 10-10 बच्चों से आप पूछ रहे हैं चीज़ों को। तो आने की संभावना सबकी है। पहले आपने स्कूल लिया, स्कूल में हमने क्लास बांटा, और वो जो 10 चुना वो भी आप खुद नहीं चुन रहे हैं, वो भी आपने स्वतंत्रता दी सबको आने की, या सब तरह से आप लेने की कोशिश किया। फिर वो ग्रुप से फिर आप सैम्पलिंग के रूप में आप उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड कर लिया डिफरेंट स्ट्रेटा पॉपुलेशन में, विद इन स्ट्रेटम इज होमोजेनियस, और जो मेन जिससे आप पूछेंगे वो होमोजेनियस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लेवल में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आपके पास वो है तो आप लेवल बना लिए, स्ट्रेटिफाइड कर दिए, स्ट्रेटा में बांट दिया और उसके बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये बेसिकली आप कह सकते हैं ज्योग्राफी टाइप का लग रहा होगा, कि कोई एक पॉपुलेशन है बहुत बड़ा है। ठीक है, और आपको रिसर्चर को वहाँ करना है, तो वो क्लस्टर बांट लेगा एरिया को, क्लस्टर टाइप में। एक जिले का करना है तो वो क्लस्टर बांट लिया, और वो क्लस्टर को रैंडमली चूज़ करेगा कि ये जगह हम करेंगे। ओके, तो क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। अब एक होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जो मैंने आपको ये बताया। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में होता है कि अरेंज करते हैं हम उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में, उसके बाद हम उसको एज ए सैम्पल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने अगला बताया था नॉन प्रोबेबिलिटी में, कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, मतलब ये हमारे सुविधा अनुसार, जैसा शब्द में हमको जिसका मन किया हमने उसका अध्ययन किया। हम मान लीजिए कि गाँव में गए, वहाँ हमें अध्ययन करना था बेरोजगारी पर, हमको जो अच्छा लगा हमने उसका किया। एक होता है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल में क्या होता है, जजमेंटल में भी इसी तरह का होता है कि हम ऑलरेडी पर्पज़ उद्देश्यपूर्ण तरीके से जाते हैं कि हमको लड़कियों को नहीं लेना है, एक उद्देश्य हमारा लड़कों का लेकर आना। ठीक है, दूसरा हम ये जाते हैं कि हम ये मान लिए कि हमको अच्छा ही बताना है किसी सरकार के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जजमेंटल हो गया। एक होता है कोटा सैम्पलिंग, हम कोटा में करते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा के रूप में हम बांट लेते हैं उसका। एक होता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल में जो मिलता गया, जैसे मिलता गया वैसा करता चला गया। ठीक है, उस तरह से।
अब अगला जो होता है वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल क्या होता है, मज़ेदार है थोड़ा। जब आपको ये नहीं पता हो कि आपका जो सैंपल है वो कौन है क्या है, आपको सिर्फ एक मिला हो, तो आप वहाँ पे उस एक व्यक्ति के जरिए अन्य उसी तरह के सैंपल्स को आप ढूंढते हैं। जैसे ये ज़्यादातर उदाहरण आपको वही शराब पर मिलेगा, नशेड़ियों पर मिलेगा, कोई बिजनेसमैन का मिल सकता है कि मान लीजिए आपको स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन का करना है, तो एक आपको मिल गया। अब आपको अगला कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो वो आपको दूसरा बता देगा कि हाँ साहब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ वो आता है, वो तीसरा बता देगा। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज काफ़ी टॉपिक्स मैंने बताए हैं। जैसे कि मैंने क्या क्या बताया, अगर मैं आपको बताऊं, कंक्लूड करूं इस वीडियो को, तो सबसे पहले तो मीनिंग, ठीक है। उसके बाद टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस मैंने बताया। उसके बाद हम लोग टाइप पे पूरा टोटल टाइप देखने का कोशिश किए हैं, ठीक है। फिर बेसिक फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, थ्योरेटिकल वो बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के साथ साझा किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को देखा। उसके बाद अभी हम लोग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग में प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या होता है उसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको देखा। डेटा कलेक्शन में कितने प्रकार के डेटा होते हैं वो हमने देखा। उसके बाद अभी हम लोग देख रहे थे सैम्पलिंग मेथड में सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या सैम्पलिंग होता है, ये सब देखा। आगे के वीडियोस में और भी जो टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा हम नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो में आगे भी बने रहिए। अपना प्यार ज़रूर दें। नीचे एक टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।